वंस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमें करना है, वो है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जिसमें कि हमने ऑलरेडी ईसॉस वाला जो था वो हमने कर लिया है। आज हमें बाकी का 3 अगर पॉसिबल होता है इस वीडियो में तो हम ये 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे मतलब मैं ईएसपीएस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज सिंपली बता दूं कि ईएसपीएस एज सच ईसॉस से इतना कुछ अलग नहीं है। सेम एज जैसे ईसॉस होते हैं, जैसे कि शेयर्स एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज को, ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, वैसे ही एम्प्लॉइज स्टॉक परचेज स्कीम के अंदर एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए जाते हैं, स्टॉक्स दिए जाते हैं। नाउ डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो एक मेजर डिफरेंस है कि जैसे आपने एक देखा था कि जो ईसॉस होता है वो परमानेंट एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मतलब जो हाई लेवल के लोग होते हैं उनको अप्लाई होता है ये ईसॉस। बट अगर आप ईएसपीएस पढ़ोगे तो ईएसपीएस ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है कि ये सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय या कुछ खास एम्प्लॉइज के लिए ही रहता है। ये एवरी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल रहता है, जो सेम एज ईसॉस की तरह ही डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है, मतलब कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस का एम्प्लॉइज को ये ऑफर किया जाता है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मार्केट प्राइस में 150 चालू होगा तो इनको 130 एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, इसे हम बोलते हैं, देखो डिस्काउंटेड प्राइस वो मत समझना कि फेस वैल्यू के नीचे एम्प्लॉइज को दिया जाता है। फेस वैल्यू के नीचे किसी को भी देना शेयर्स अलाउड नहीं है एज पर कंपनी लॉ। ये डिस्काउंटेड प्राइस इस तरह से बोल रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस मार्केट वैल्यू के नीचे आपको जो ऑफर प्राइस है वो रखना पड़ेगा टू एम्प्लॉइज, ठीक है। और ये दूसरा मैंने आपको क्या बोला अभी कि ये जो ईएसपीएस होता है वो सारे कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं होता है ये स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ही रहता है। डिस्काउंटेड प्राइस पे रहता है, सेम एज ईसॉस। आप अभी ऑप्शन बाय करके फ्यूचर डेट पे आप क्या बाय कर सकते हो, उतने नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर सकते हो, मतलब कि आपको एक पीरियड के लिए वेस्टिंग पीरियड दिया जाता है। इधर भी वही होगा कि आपको उस पीरियड में आपको कंपनी को आपका डिसीजन बताना होगा कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर्स और नॉट। और अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे, ऐसा आप बोल के रहोगे, तो वेस्टिंग पीरियड के बाद आपको दैट इज एट दैट फ्यूचर डेट जो भी डिसाइड हुआ है वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे, जो कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था आपके सामने। ओके, सो कंपनी डिडक्ट अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ शेयर्स। अभी होता क्या है, देखो ईसॉस में सिंपली क्या होता है, इधर कुछ ही एम्प्लॉइज रहते हैं, फ्यू एम्प्लॉइज रहते हैं, तो उनसे पेमेंट लेना बहुत इजीली हो जाता है। और ये कैसे, कंपनी के कुछ खास लोग होते हैं तो डायरेक्टली जो है कंपनी जो है एम्प्लॉइज से पैसा मांग के जितना भी हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स खरीदे एक एम्प्लॉइज ने ऑफ ₹130, तो इसका कितना बनता है, 13,000 देना बनता है कंपनी को। तो कंपनी जाएगी इस एम्प्लॉय के पास और बोलेगी आप हमें 13,000 दे दो। ये इतना इजी स्टेप रहेगा क्योंकि उसमें 10, 12, 13, 14, 20 लोग, 100 लोग रहते हैं। बट इसमें क्या रहता है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज के आने के चांसेस है, क्योंकि ये सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, ये कंपनी के सारे एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं। अब सारे एम्प्लॉइज से आप एक एक करके पैसा मांगो, ये बहुत ही हेक्टिक जॉब हो जाएगा। तो सिंपली क्या एम्प्लॉइज अपनाती है कि उनके जो सैलरी अकाउंट है, जो कंपनी के पास उनका सैलरी अकाउंट होता है, उसमें से वो उतना पार्ट मनी डिडक्ट करके उनको बैलेंस पेमेंट दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ है ना, अप्रैल मंथ में उनका उतना 13,000 जो रुपीस था उनका ड्यू था, तो जो भी सैलरी रहेगी उसमें से उतना पैसा डिडक्ट करके कंपनी उनको जो भी पार्ट पेमेंट बनता है वो कर देगी, मतलब कि ईएसपीएस का वो सैलरी में से डिडक्ट कर लेती है। ऐसा कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ आपको बता के दिया है बुक ने कि ऐसा एक ऑप्शन रहता है कंपनी के पास। नाउ प्रोविजन पढ़ेंगे सेम एज जैसे ईसॉस का था कि ये हर एक डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड किया जाता है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब जैसे देखो इसमें कैसे बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज आने की संभावना है, जैसे टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल।
तो हो सकता है कि टॉप लेवल को डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किया जाए, लोअर लेवल को डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स एंड मिडिल लेवल को, या हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट के लोगों को डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किया जाए, सेल्स वाले जो पर्सन होते हैं उनको डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किया जाए। तो इट विल मतलब ईएसपीएस में एक ये खास बात है कि आप डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर सकते हो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज को। नाउ इसमें बी पार्ट क्या है कि आपको जो ईएसपीएस आप दे रहे हो वो जैसे ही इशूड होता है शेयर, वो क्या हो जाना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। अब लिस्टेड का मतलब क्या होता है, लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट पे वो लिस्ट हो जाना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्ट हो जाना चाहिए। देखो जैसे कि अभी तक शेयर्स जो थे वो कंपनी के अकाउंट में थे, लेकिन जैसे ही ये ईएसपीएस इशूड होंगे शेयर्स को तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए चले जाना चाहिए, ऐसा इनका बोलना है। दूसरी पार्ट में उन्होंने बोला है इसका जो मिनिमम लॉक इन पीरियड होना चाहिए, सेम जैसा हमने ईसॉस में पढ़ा था, 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होना चाहिए। कितना? 1 ईयर का लॉक इन पीरियड, मतलब आफ्टर इशूइंग शेयर्स टू एम्प्लॉय कैन नॉट सेल देयर शेयर्स फॉर 1 ईयर टू एनीवन। ठीक है, उसको हम लॉक इन पीरियड बोलते हैं कि आपका जो शेयर्स है आपके ही अकाउंट में वो लॉक हो जाएगा, 1 साल तक आप वो किसी को बेच नहीं सकते। आफ्टर 1 ईयर आपका डिसीजन है आपको बेचना है या रखना है। बट उन्होंने आगे बोला है कि लॉक इन पीरियड तभी एप्लीकेबल होगा अगर ईएसपीएस जो है वो पब्लिक इशू का पार्ट नहीं है। अब ये पब्लिक इशू क्या होता है, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ा था इशू ऑफरिंग ऑफ शेयर्स में, हमने उधर पब्लिक इशू पढ़ा था जिसमें आईपीओ एंड एफपीओ पढ़ा था, उन दोनों को हम पब्लिक इशू बोलते हैं। तो देखो कभी कभी क्या होता है, हम जो कंपनीज होती हैं वो पब्लिक इशू के टाइम पे ही, आईपीओ एंड एफपीओ के टाइम पे ही एम्प्लॉइज को डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर करते हैं। मतलब ऐसे बहुत बार होता है, कंपनीज पब्लिक इशू के टाइम पे ही क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को ऑफर किया जाता है ईएसपीएस के थ्रू। तो उनका कहना है कि ये लॉक इन पीरियड तभी एप्लीकेबल होगा जब वो पब्लिक इशू का पार्ट नहीं होगा। अगर वो आप पब्लिक इशू के साथ एम्प्लॉय को ऑफर कर रहे हो तो लॉक इन पीरियड रखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कंपनी लॉ ने बोला है कि इन दैट केस लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। समझा आपको? पब्लिक इशू का पार्ट हुआ तो लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं, और अगर पब्लिक इशू का पार्ट नहीं हुआ तो लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल हो जाएगा, जस्ट लाइक ईसॉस में जैसे हमने पढ़ा था। फिर डी पॉइंट आपको सिंपली ये बोलता है कि आपको जो है सारे जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको इन सारे प्रोविजंस के साथ फुलफिल करना पड़ेगा। सेम हमने ईसॉस में भी पढ़ा था। इसमें कुछ और ऐसे प्रोविजंस है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे और आपको कंपल्सरी होगा वो फुलफिल करना, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लग सकती हैं। ई पॉइंट में सेम एज ईसॉस, जैसे मैंने बोला था कि जब भी आप ईसॉस करोगे तो आपको अपने करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब कि 75% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेम एज ईएसपीएस के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। बिफोर गोइंग फॉर अ ईएसपीएस यू हैव टू गेट स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर या बिफोर ऑफरिंग द ईएसपीएस। ओके, तो ये था ईएसपीएस जो कि समवट सेम था। ईसॉस में कुछ पॉइंट्स अलग अलग थे तो उतना ध्यान रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सार्स। अभी ये सार्स क्या होता है? So next part is SARS, that is Stock Appreciation Right Scheme. अभी ये थोड़ा हटके है, मतलब ईसॉस एंड ईएसपीएस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है ये। इसमें एक अलग कंसेप्ट यूज होता है जहां पे कंपनी जो है वो एम्प्लॉइज को एक राइट देती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। अभी ये सार होता क्या है, कहने का मतलब है जब एम्प्लॉय इस राइट को खरीदता है ना, इस राइट को लेता है
तो कंपनी बोलती है कि आज अगर हमारे शेयर्स की वैल्यू 150 है और फ्यूचर में हमारे शेयर की वैल्यू 170 हुई और आपने हमारे इधर से 1000 सार्स खरीदे हैं, तो आपको इसका डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि इसका डिफरेंस क्या होगा, 20 रुपीज इंटू आपने कितने सार्स खरीदे थे 1000, तो आपको 20,000 ये या तो कैश में मिलता है, नहीं तो ये आपको इक्विटी शेयर्स में मिलता है। इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब कि इसमें ये कंपनी के ऊपर रहता है कि कंपनी कितने नंबर ऑफ सार्स अलॉट करना चाहती है एम्प्लॉइज को कुछ पैसे देके ये सार्स खरीदना होता है। ये राइट होता है एक, जो उनको फ्यूचर डेट पे मतलब ऐसा उनके सामने सीन क्रिएट होता है। कहने का मतलब है कि आज जो भी वैल्यू है, ठीक है, आज जब आप सार्स को अप्लाई करोगे और फ्यूचर में जितनी भी उसकी वैल्यू होगी उसका डिफरेंस निकाला जाएगा और मल्टीप्लाई किया ने जितने भी नंबर ऑफ सार्स खरीदे हैं, तो जो भी अमाउंट निकलेगी, है ना, XYZ जो भी अमाउंट निकलेगी, तो उतना आपको या तो इन कैश अलॉट किया जाएगा या तो आपको उतने के इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी रहेगा आपको डिवाइड करके जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलने चाहिए आपको उतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिया जाएगा। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉइज आर गिवन राइट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको, एक राइट मिलता है टू रिसीव एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी एट अ फ्यूचर डेट। मतलब कि आपको उसका मिलता है एप्रिसिएशन, जो भी उतने नंबर ऑफ शेयर जो आपने अप्लाई किया है, जो आपने सार्स खरीदे हैं, जितने भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीमेंट आई है, वो इंक्रीमेंट आपको उसका डिफरेंस आपको मिलेगा। द कंपनी अलॉट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट दैट आर लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, ऑन रेलेवेंट डेट दैट इज फ्यूचर डेट। अब फ्यूचर डेट जो भी आएगा, जो भी डिसाइडेड था, उस दिन देखा जाएगा कि शेयर की वैल्यू कितनी एप्रिशिएट हुई है, कितने पे सार्स खरीदा है एम्प्लॉइज ने, उसका डिफरेंस देखा जाएगा और डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर विच आर लिंक्ड टू द सार यूनिट द एम्प्लॉइज इज पेड एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश और इक्विटी शेयर्स। या तो इन कैश पे किया जाएगा, नहीं तो इक्विटी शेयर्स में पे किया जाएगा। ये कंपनी के ऊपर एंड एम्प्लॉय जो भी डिसाइड करे उसके हिसाब से उनको वो पे किया जाता है। Now, SARS is the form of bonus compensation given to employee if company perform well and its market price goes up। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि मैम ठीक है, आपने बोला कि 170 रुपीज गया प्राइस 150 का, तो उनको एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन अगर 150 का 130 गया तो क्या होगा, तो उनको नहीं मिलेगा। तो जो भी उन्होंने पैसे सार्स में दिए थे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। अब उनको ऑप्शन दिया था ना कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, आप सोच समझ के अप्लाई करो। तो ऐसा नहीं है कि अगर नीचे वैल्यू होगा तो भी डिफरेंस दिया जाएगा। इट इज ओनली जस्ट एप्रिसिएशन। क्या बोला है कि एप्रिसिएशन होगा शेयर्स का, तभी दिया जाएगा। ओके, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एसजीसीए के लेक्चर्स दो तरीकों से चलते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसे आप हमें अभी देख रहे हो, और दूसरा हमारे खुद के प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलते हैं, जहां पे आपको ये सारे टीचर्स आके उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और ये जीमीट पे होता है, लाइव सेशन होता है, इंटरेक्शन एट अ बेस्ट लेवल होता है। और अगर आपके कुछ लेक्चर मिस भी हो जाते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रीमियम बैच ज्वाइन करने पे मिलेंगे। एसजीसीए आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमें ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। यस, इसमें एक खास बात है कि सार्स के केस में एम्प्लॉय को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। द एम्प्लॉइज डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं जब उन्होंने
सार्स यूनिट परचेज किया था तब। वो सार्स यूनिट परचेज करते ही उनके पास राइट आ गया था कि जब भी इक्विटी शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो वो जितना भी डिफरेंस रहेगा मार्केट वैल्यू और जो प्रीवियस प्राइस था जिसपे सार्स डिसाइड हुआ था उसका डिफरेंस वो पे करेंगे। ईदर इट कैन बी पेड इन कैश और ये दूसरी तरीके से इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी पे कर सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश डायरेक्टली टू एम्प्लॉय शेयर मतलब कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉइज को अपना शेयर होल्डर बना देगी, मतलब उनको अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स देगी जितने भी प्रोपोर्शनेटली आते हैं। मतलब 20,000 उनको कैश मिलना चाहिए था बट नहीं, वो इक्विटी शेयर्स देना चाहते हैं तो 20,000 आज के मार्केट प्राइस से 20,000 का उनको इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आज का मार्केट वैल्यू अगर फॉर सिंप्लिसिटी हम इमेजिन करते हैं कि मार्केट वैल्यू इज 100 रुपीज तो उनको 2,000 इक्विटी शेयर्स दे दिए जाएंगे और वो कंपनी के ओनर्स एज गुड एज शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो सार्स मतलब समझना मतलब डिफिकल्ट था बट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। इफ डाउट भी रहे तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, सो कंपनी हैज टू गिव एम्प्लॉई अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 पीरियड। ये हमने ईसॉस में भी देखा था, ये हम ईएसपीएस में भी देख के आ रहे हैं और सार्स में भी ये सिमिलर थिंग है कि यू हैव टू गिव व्हाट अ वेस्टिंग पीरियड, मतलब कि उनको सोचने का टाइम देना पड़ेगा कि वेदर दे वांट टू अप्लाई फॉर सार्स और नॉट। वो वेस्टिंग पीरियड कितने का होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का तो होना चाहिए और उधर क्या नहीं रहना चाहिए, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा। जैसे कि हमने सार्स और ईएसपीएस में देखा था कहीं ना कहीं कि उधर क्या रह रहा है, उधर लॉक इन पीरियड था। ठीक है, ऑफ अगर हम इसमें देखें लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर और ईएसपीएस में हमने लॉक इन पीरियड 1 ईयर सेम देखा था बट सार्स के केस में कोई भी लॉक इन पीरियड कंपनी लॉ ने नहीं रखा है। बट लास्ट सेंटेंस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन ईएसपीएस एंड ईसॉस की क्या करना पड़ेगा, सार्स में भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा और कौन से रेजोल्यूशन के थ्रू, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये था हमारा सार्स जो कि बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट कंसेप्ट है। किसी भी जो हम शेयर्स ऑफर करते हैं जनरली एम्प्लॉय को, उससे बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्स बोलते हैं, दैट इज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। अब लास्ट जो पार्ट है वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स से आपको कुछ समझ में आ रहा है, मतलब स्वेट मतलब क्या रहता है, इंग्लिश अगर मैं आपको पूछूं स्वेट का मतलब क्या रहता है इन हिंदी, तो इसका मतलब सीधा पसीना। ठीक है, पसीना मतलब अपना स्वेट। सो इसका मतलब क्या है कि इसमें ना इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी एम्प्लॉइज को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये शेयर जो दिया जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर जो दिया जाता है, वो ऑलरेडी एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा कर दिया है कंपनी के लिए जिसके लिए कंपनी बहुत आभारी है। जैसे कि एक एम्प्लॉय था जिसने कुछ न्यू इन्वेंशन कर डाला जो कि आज तक मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आया ही नहीं, ये नई चीज, ये नई तकनीक आया ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉइज ने ये इन्वेंशन किया लेकिन इससे पूरी कंपनीज को फायदा होने वाला है इन फ्यूचर। ऐसे ही चीजों को रिकॉग्नाइज करके जो एम्प्लॉइज करते हैं, जिनका हम कितने भी पैसे चुका दे तो उनको हम नहीं, मतलब उसका आभारी नहीं रह सकते हैं ना, मतलब कि इतना उन्होंने कर दिया है कंपनी के लिए, तो कंपनी उनको उनका आभारी रहने के लिए उनको देती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब कि उन्होंने जो खून पसीने से कमाया है, मतलब मेहनत करके कमाया, इसमें जो एम्प्लॉय रहेंगे उनको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पेड समथिंग
अदर देन कैश, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ मेहनत किया, ऐसा कुछ डिस्कवर किया, ऐसा कुछ योगदान किया कंपनी में, जिसके लिए कंपनी अब उनको इक्विटी शेयर्स दे रही है, तो उसी लिए उसका नाम क्या पड़ा, स्वेट इक्विटी, इक्विटी शेयर्स पड़ा। सो देयर आर शेयर इशूड बाय द कंपनी टू डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट, है ना, एट अ डिस्काउंट मतलब मार्केट प्राइस में जितना वैल्यू चल रहा है उससे कम का, मतलब कि इधर आप देख रहे होगे मैम, अभी तो आपने बोला था कि पेमेंट मतलब अदर देन कंसिडरेशन इन कैश करना पड़ेगा। देखो दो तरीके हैं, अगर डायरेक्टर बहुत चहीता है, डायरेक्टर कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि इतना कुछ अच्छा नहीं किया कि इसको फ्री में ही दे दिया जाए, डायरेक्टर को पूरा का पूरा शेयर्स फ्री में, तो ऐसे डायरेक्टर को हम बोल सकते हैं यार इसको ना डिस्काउंट में पे करते, इसको हम डिस्काउंट में शेयर्स देते हैं। डिस्काउंट मतलब जितना अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कम का इस डायरेक्टर को शेयर्स देते हैं। तो जैसे अगर मार्केट में 100 रुपए चल रहा है तो इसको हम 98 रुपीज का एक शेयर्स दे सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर ने इतना कुछ खास नहीं किया। बट कोई ऐसा हो सकता है डायरेक्टर जिसने बहुत अच्छा काम किया है, तो मतलब उसका जो काम है उसके लिए हम उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये डिस्काउंट में भी दिया जा सकता है नो डाउट, या कंसीडरेशन अदर देन कैश में भी दिया जा सकता है, मतलब उसमें एम्प्लॉइज को कुछ पे करने की जरूरत नहीं। इट इज इशूड इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनी विच हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रॉफिट। देखो स्वेट इक्विटी किसको पे किया जाएगा, किस एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ पे किया जाएगा, जिन्होंने अपना कंपनी को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है, जिससे कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है जिससे कि इंक्रीज प्रॉफिट हो गया, जिससे कि प्रॉफिट में इतना बढ़ावा आ गया कि अब हम एम्प्लॉइज को कुछ तो देना बनता है। वो हमारी कंपनी के लिए अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो हमने कुछ तो भी इन टर्न करना चाहिए। तो वो सारी चीजें होती हैं। फिर स्वेट इक्विटी रैंक परिपासु। अभी ये परिपासु मतलब क्या है, परी मतलब वो वाली परी नहीं जो आपके सपनों में आती है, ठीक है। परिपासु मतलब कि जो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे वो सिमिलर टू नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे। इनको बिल्कुल भी हम क्या नहीं करेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे कि तुम ना दूसरे वाले इक्विटी शेयर होल्डर हो। उन्होंने भी कमाया है, चाहे उनके हाथ में वो बिना पैसे के आए, लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कंपनी के सारी चीजों में, इसलिए उनको वो इक्विटी शेयर्स दिया है। इसलिए इधर ये बताना जरूरी था आप लोगों को कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे वो नॉर्मल इक्विटी शेयर के तरह ही स्टैंड आउट करेंगे। इनको सारी चीजें जो नॉर्मल वोटिंग राइट, राइट टू सिट इन अ मीटिंग, ये सारी चीजें इनको दी जाएंगी। दिस शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। देखो इसमें जो लॉक इन पीरियड है ना वो थोड़े ज्यादा टाइम का है। अब क्यों? क्योंकि यार कंपनी ने बहुत अपना मान के आपको डिस्काउंट पे शेयर्स दिया है या फ्री का शेयर्स दिया है, फ्री मतलब आपके कंट्रीब्यूशन के बदले दिया है, बट बहुत ही ज्यादा अपना मान के दिया है। तो आप ना ऐसा नहीं कि जैसे ही कंपनी ने दिया और आपने जाके मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए उसको बेच दिया, नहीं। तो इसका जो लॉक इन पीरियड है वो दूसरे शेयर से ज्यादा है। मतलब ईएसपीएस ईसॉस जो स्कीम हमने देखा उसमें 1 ही साल का लॉक इन पीरियड था, बट इधर कितने साल का रखा उन्होंने, 3 years का रखा। और उसके पीछे का रीजन भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये थोड़े अलग टाइप के इक्विटी शेयर्स, मतलब कि ये आपके योगदान को मद्देनजर रखते हुए दिया गया है, इसीलिए वो आप तुरंत बेच नहीं सकते, विद इन 1 year भी बेच नहीं सकते। सो कंपनी लास्ट वन इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव रेड इन ईसॉस, ईएसपीएस, सार्स एंड अभी हम इसमें भी देखने वाले हैं कि आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन कि हम स्वेट इक्विटी शेयर्स दे कि नहीं दे। सेम रीजन है जो मैंने पहले भी बताया था
कि जो आपके करंट इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उनके इमोशंस नहीं हर्ट होनी चाहिए। इसीलिए पहले आप अपने करंट इक्विटी शेयर होल्डर को पूछोगे कि क्या हम और नए इक्विटी शेयर्स जाके लेके आ सकते हैं, और वो कोई और नहीं रहेगा, वो इंप्लॉइज ही रहेंगे। तो ऐसा आपको एक रेजोल्यूशन मीटिंग में पास करना पड़ेगा जिसमें कि आपको 75% ऑफ प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो आई थिंक सो आई हैव जस्टिफाइड दिस लेक्चर, जहां पे मैंने आपको 3 तरह के चीजें पढ़ाई, मतलब कि अंडर द हेड ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हमने ईसॉस तो पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया था, इधर हमने ईएसपीएस पढ़ा, सार्स पढ़ा, और अभी हमने देखा स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। अब हम डीप पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बोला गया है, और ये हमारा तुरंत हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड देन विल मूव टू 3.4 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आता है, कुछ सजेशन देना है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। सो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो जरूर फॉलो करना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।